यार्लिंग सांगपो दुनिया का बुलंद तरीन दरिया है। ये 16,400 फीट की बुलंदी पर बहता है। ग्लेशियर शीगेट से निकलता है, पूरे तिब्बत को अबूर करता है, फिर भूटान और भारत में दाखिल हो जाता है। ये दरियाए भारत की रियासत अरुणाचल में सियांग हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्रा बन जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम मेघना हो जाता है और ये भारत के मैदानों में पहुंचकर जमुना बन जाता है। चीन के अंदर इसकी लंबाई 2840 किलोमीटर है। ये झीलों में गुम हो जाता है और ये निकलता हुआ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। पानी नगीलों और शीशे की तरह साफ था। तिब्बत में ऑक्सीजन बहुत कम थी। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह बुलंदी। तिब्बत दुनिया की छत है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी औसतन 15,000 फीट है और इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी कुदरती बात है। दूसरा, तिब्बत में दरख्त बहुत कम है। इसको संगलाख चट्टानों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दरख्त ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां होते हैं। अगर ये फैक्ट्रियां नहीं हों तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। चनाचे हम जहाँ भी गए वहाँ गाड़ियों से लेकर दुकानों से लेकर होटल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक हर जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े थे। ऑक्सीजन की कमी से तिब्बत के हर तीसरे शख्स की नाक से खून बहता है। लोगों ने अपनी नाक में रुई ठोंस रखी थी। ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी, लेकिन तिब्बत के लोगों का कहना था ये सूरत हाल चंद बरसों में बदल जाएगी। तिब्बत में ऑक्सीजन का मसला हल हो जाएगा। हमने वजह पूछी तो हमें बताया गया हुकूमत दरियाए यार्लिंग के साथ साथ करोड़ों की तादाद में दरख्त और पौधे लगा रही है। ये ख़ास पौधे हैं और ज़री माहिरीन ने ये तिब्बत के एक्सट्रीम मौसम को देखकर तैयार किए हैं। ये तेज़ी से जड़ें पकड़ रहे हैं। चंद बरसों में बड़े होकर ये यूं तिब्बत में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ये बात दुरुस्त थी। मुसाफिर ने अपनी आंखों से 300 किलोमीटर तक दरियाए यार्लिंग के साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी देखा। पहाड़ों पर भी मिट्टी डालकर पौधे लगाए जा रहे थे। ये वाकई कमाल था। चीन का दूसरा कमाल दरियाए यार्लिंग पर डैम्स की तमीर थी। चीन ने 17,000 फीट की बुलंदी पर 3 बड़े डैम बना दिए और ये मजीद 8 डैम बना रहा था और ये तमाम डैम्स एक ही दरिया पर थे और ये किसी भी तरह हमारे मंगला तरबेला से छोटे नहीं थे और ये लोग इनसे बिजली पैदा करते थे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक दरिया पर 11 बड़े डैम और 17,000 फीट की बुलंदी पर ये लोग वहाँ मटेरियल कैसे लेकर गए होंगे और इन्होंने इतने शदीद मौसम में काम कैसे किया होगा। अकल हैरान हो जाती है। लेकिन कल मैंने इससे बड़ी खबर पड़ी और मैं शशरद रह गया। चीन ने पिछले साल दरियाए यार्लिंग पर भारत की सरहद से 30 किलोमीटर फासले पर दुनिया का सबसे डैम बनाना शुरू कर दिया। यह डैम साइज में भी दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और ये अब तक के डैम्स के मुकाबले में बिजली भी सबसे ज़्यादा पैदा करेगा और इस पर यकीनन अरबों खर्च भी होंगे। ये मंसूबा हैरान कुन है, लेकिन इससे हैरत की बात यह है
کہ یہ پروجیکٹ وہ ملک بنا رہا ہے جس کے انجینئر 40 سال پہلے پاکستان کے ڈیمز دیکھنے آتے تھے۔ یہ لوگ ہمارے ڈیمز پر ریسرچ کرتے تھے، مگر آج ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ڈیم اس وقت چین میں ہیں۔ ان کی کل تعداد 98,000 ہے اور یہ دنیا کا مجموعی ڈیمز کے برابر ہیں، اور ان ڈیمز میں 23,841 ڈیم بڑے ہیں۔ چین ان ڈیم سے لاکھوں میگا واٹ بجلی حاصل کرتا ہے۔ چین کا خیال ہے یہ 2050 اور 2060 کے درمیان اپنی ساری بجلی تھرمل سے ہائیڈروجن پر شفٹ کر دیں گے۔ اس کا صرف ایک شہر شنگھائی 54,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتا ہے، جبکہ ہمارے پورے ملک کو 18,000 میگا واٹ بجلی چاہیے، اور ہم عوام کو یہ بھی فراہم نہیں کر پاتے۔ یہ حقائق چند سوال پیدا کرتے ہیں، مثلا کیا چین میں لوگ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ان کے دماغ ہم سے بڑے ہیں، یا اللہ نے انہیں 10 ہاتھ دے رکھے ہیں؟ دوسرا، پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین کا دنیا سے تعارف کرایا تھا۔ ہم نے 1971 میں چین کا امریکہ سے رابطہ کرایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرحد چھو کر دیکھی تھی، اور یہ ہم تھے جنہوں نے چین کو پہلے 3 طیارے تحفے میں دیے تھے۔ ان میں سے ایک طیارہ ماؤ زے تنگ استعمال کرتا تھا، اور یہ آج بھی پاکستان کے شکریہ کے ساتھ چین کے میوزیم میں کھڑا ہے۔ چین کی نیوی کو بھی ہم نے ٹرینڈ کیا تھا، اور لیکن یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ کیوں؟ یہ اور تیسرا سوال، بڑے بڑے منصوبے چین میں کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ سیاستدان، بیوروکریٹ، مالیاتی ادارے نہیں بنا رہے؟ اور کیا یہ پروجیکٹس مکمل ہونے کے بعد بنانے والوں کو آج چیمے کی طرح جیلوں میں پھینک دیا جائے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہم جس دن ان سوالات کے جواب تلاش کر لیں گے، آپ یقین کریں ہم اس دن چین بن جائیں گے۔ لیکن افسوس، ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ آنکھیں کھولنے کے لیے۔ آپ یقین کریں چین ہم سے زیادہ ذہین ہے، نہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے۔ ہم آج بھی انہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو بھی ہرا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں چند فیصلے کرنا ہوں گے۔ اور پہلا فیصلہ کام کرنے والوں کی عزت ہے، اور ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر نے۔ یہ نہ ہوتے تو ہم آج ایٹمی طاقت نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے ٹیلی ویژن پر ان سے معافی منگوائی اور پھر ان کے انتقال کا انتظار کرنے لگے۔ آج چیمہ بھی اس سلوک کی تازہ ترین مثال ہے۔ مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے میاں شہباز شریف عدالت میں آج چیمہ سے ملے تو اسے مبارکباد دی۔ چیمہ صاحب مبارک ہو، اورنج لائن ٹرین چل گئی۔ آج چیمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر میں 3 سال سے جیل میں سڑ رہا ہوں، میرے بچے میرے بغیر جوان ہو رہے ہیں، میری ماں بیمار ہو گئی، میرے ایک بہنوئی تشخیص سہ کر فوت ہو گئے، اور میرا پورا خاندان ذہنی مریض بن چکا ہے، اور آپ مجھے اورنج لائن کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ سر میں نے کام کر کے بہت بڑی حماقت کی۔ میں نے فیصلہ کیا جب میں باہر آؤں گا تو میں کام کرنے کی بیوقوفی نہیں کروں گا۔ میاں شہباز شریف خاموشی سے اسے
देखते रहे और फिर इनकी आंखों में आंसू आ गए। आप फ़र्क देख लीजिए, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स इज्जत के साथ घरों में बैठे हैं जिन्होंने सर्विस के दौरान तिनका भी दौरा नहीं किया था, लेकिन काम करने वाला 3 साल से जेल में बंद है। क्या हम इस अप्रोच के साथ तरक्की कर सकेंगे? मैंने चंद दिन कबल एक सब इख्तियार से अर्ज की, सर आप इसे माफ़ नहीं कर सकते? वो मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें इसमें क्या इंटरेस्ट है? इसका वकील तक नहीं बोलता, लेकिन तुम हर दूसरे तीसरे दिन इसकी वकालत करते हो, क्यों? मैंने अर्ज किया, आप ये जानकर हैरान होंगे, मेरी इस शख्स से पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मुलाकात हुई। मैं दिल से समझता हूँ इसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसका हशर देखकर पूरी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। साहब ने कैका लगाया और पूछा, चाय पिएंगे या कॉफ़ी? मैं 2018 के इलेक्शंस के बाद लाहौर से आ रहा था। मेरे साथ जहाज़ में एक साहब बैठे थे। तारुफ हुआ तो पता चला वो इन 56 कंपनियों में से एक कंपनी के सरबराह हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने दौर में पंजाब में बनाई थी। मैंने इनसे पूछा, आपका एहतसाब शुरू नहीं हुआ? वो हंसकर बोले, मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया। मैंने वजह पूछी तो वो बोले, हमने 5 साल में एक फ्रीबिलिटी रिपोर्ट के सिवा कोई काम नहीं किया था, चनाचे हमारे खिलाफ कोई केस नहीं बना। आप मुलाजा कीजिए, जिस शख्स ने पूरे 5 साल में तनख्वाहें और मुराद उड़ाने के सिवाय कुछ नहीं किया, वो मज़े कर रहा है, और जिसने रात दिन एक करके खरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल कर दिए, वो जेलों में सड़ रहा है। लिहाजा फिर आप खुद बताइए, क्या हम चीन का मुकाबला कर सकेंगे? चीन 17,000 फीट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। ये बनाने वालों को मेडल भी देगा, जबकि हम नाली पक्की करने वालों को भी इबरत का निशान बना देते हैं। चनाचे फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? हमें बहरहाल जल्द या बदेर ये फैसला करना होगा, हमने आगे बढ़ना है या फिर हमने इसी तरह पड़े पड़े सूख जाना है। हमारे हाथ में, हम जितनी जल्दी फैसला कर लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वरना ये याद रखें, वक्त किसी का साथ नहीं देता। कुदरत की नज़र में कोई कौम मुकद्दस नहीं होती। हज़रत दाऊद की कौम भी जब वक्त का साथ नहीं देती तो वो भी फना हो जाती है। हम किस खेत की मूली हैं, हम वक्त के कौन से कज़न हैं। ओके, शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।